हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच 15 के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में बेहतरीन करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आज भी करेंगे और देखेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से करंट अफेयर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। कल आपकी क्लास होने पे अल्टरनेट डे पे मैं क्लास इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी वर्कलोड होने की वजह से टाइमिंग इन्वॉल्वमेंट ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से आपकी क्लास अल्टरनेट डे में हो रही है। लेकिन नेक्स्ट वीक से ये चीज़ ठीक हो जाएगी, उसको ठीक कर लिया जाएगा। ठीक कर क्या लिया जाएगा, मैं ही ठीक करूँगा। तो आपकी क्लास फिर डेली हुआ करेगी, ठीक है। डेली भी होगी और थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएंगे, हम फिर बोर्ड पे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। आप बोर्ड पे ही क्वेश्चन देखेंगे, पीपीटी देखेंगे, मतलब थोड़ा डिजिटल क्लास और हो जाएगी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट और भी हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। देन सेकेंड थिंग, और आपके लिए आज आपकी क्लास देख रहे हैं, सुबह शाम को एक वीडियो आने वाला है हिस्ट्री इंट्रोडक्शन, और उसमें आपके लिए सरप्राइज है हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाई। थोड़ा मैं जिस तरीके से चीज़ें करना चाह रहा था उस तरीके से नहीं हो पाया। उसके लिए मैं खुद सोचता हूँ कि कोशिश तो की लेकिन नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अब चीज़ें ठीक तरीके से हो रही। मैंने अपने तरीके से चीज़ें करने की ये बात की है कि आपको क्लासेस दी जाएंगी, वो कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और कहाँ से आ रही हैं, और कैसे मैनेज किया जा रहा है, वो सब तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको तो पढ़ने से मतलब है। तो जो बच्चा क्लास पढ़ना चाहता है पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहता है ना पढ़े। इसमें हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, अपना अपना चॉइस ऑफ है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ पढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब क्लास आपकी मॉर्निंग की है, करंट अफेयर पर डिस्कस करना है, तो उस पर पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले कुछ लाइनें हैं जो प्रियम सर ने हमें भेजी हैं सुबह सुबह, तो मैं उनको आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें ये लाइन उन्होंने भेजी हमें कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा मैंने चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, अपना लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको संघर्ष करें, उसको फेस करें अच्छे से और लड़े चीज़ों से। अपने लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े, अपनी पढ़ाई के लिए लड़े, अपने जॉब के लिए लड़े, और जॉब आपका ड्रीम है उसको पूरा करें, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, और उसी के साथ हमारी क्लास और बेहतर हो जाएगी और हम अच्छे तरीके से चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो पहला हमारा है, तो पहले तो ये है कि हमारे आज कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। 12 तारीख को काफ़ी ज़्यादा डेज थे, तो उनको मैंने पीपीटी में भी एक इंक्लूजन अलग से किया है। तो पहले हम डायरेक्ट डेज देख लेते हैं, तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे आज, ठीक है। 12 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। 12 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हमारे कौन कौन से। विश्व पार्किंसंस डे, विश्व पार्किंसंस डे 2022, ये आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमारा आता है, सेकंड आ जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022, ये भी आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर हमारा आता है मानव अंतरिक्ष यान दिवस, मानव युक्त अंतरिक्ष यान जब पहली बार पृथ्वी से ऊपर भेजा गया तो उसकी उड़ान के लिए एक दिवस मनाया जाता है, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2022, ये भी आपका मनाया जाता है। विश्व पगड़ी दिवस, वो भी आज 12 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पगड़ी दिवस ये भी आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक और है आपका डे जिसको शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया है, कुछ आईटी सेक्टर से रिलेटेड था, उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं है। इसमें से आपका इंपॉर्टेंट कौन कौन हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें आपका हो जाता है एक तो ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक आपकी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्किंसंस एक बीमारी है, एक डिसीज है। डिसीज क्या होती है, इसमें व्यक्ति के हाथ, वो किसी से बात कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा तो आपको एक इम्पैक्ट फील होगा एक टाइम पे आके कि उस व्यक्ति के हाथ में कुछ झंझनाहट टाइप की हो रही है, आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन वो इतना शो ऑफ करना नहीं चाहता है, उन चीजों को दिखाना नहीं चाहता, तो उसको छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो विश्व पार्किंसंस डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, इसका मतलब ये हो जाता है कि माताओं से संबंधित जो भी उनकी चीजें हैं उनको मिल पाए, उनके हक मिल पाए। प्रेगनेंसी के बाद की चीजें उनके लिए जो होती हैं सरकार जो देती है, और जो एक व्यक्ति को देना चाहिए वो हक है उनका, वो हक उनको मिलना चाहिए। सही से पोषण मिलना चाहिए बच्चे को और माता को, दोनों लोगों को, ताकि दोनों सुरक्षित रह सके। तो वही यहाँ पे बोला गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, मदर्स डे का बोल दिया गया 2022। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इसमें आपका ये है, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस का ये हो जाता है कि फर्स्ट टाइम जब हमने फ्लाइट ली थी आउट ऑफ द स्पेस में, जब पृथ्वी से बाहर हम गए पहली बार, तो उसका भी डे मनाया गया। डे क्या, उसी दिन को हम डे मनाने लगे, तो उसके लिए बोला गया मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। उस वक्त मानव पहली बार स्पेस में गया था एक रॉकेट में बैठकर। फर्स्ट टाइम की बात हो रही है जब मानव पहली बार गया। पहली बार चंद्रमा पे जाने की बात नहीं हो रही, फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है। विश्व पगड़ी दिवस, पगड़ी दिवस तो पगड़ी तो आप जानते होंगे, राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड है ये चीज ज्यादातर, तो उसको लिख दिया एग्जाम में। अभी तक तो पूछा नहीं गया कभी। जीएस के अब आगे करंट अफेयर के मैंने भी जितने क्वेश्चंस देखे हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में, जो भी मैंने पढ़ाई की, जो कुछ देखा, मैंने तो कभी क्वेश्चन नहीं देखा। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है, ये भी देखा है, लेकिन ये आपका सुपर टेट के एग्जाम्स में मुझे तो नहीं लगता आएगा, टीचिंग एग्जाम्स में नहीं पूछा जा सकता है। सिविल के एग्जाम से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था साइंस एंड टेक के कैटेगरी में, वहाँ पे ईवी जो आपका पोर्शन आ जाता है, सॉरी साइंस एंड टेक के नहीं, ईवीएस के पोर्शन में जो डिसीज वाला पोर्शन आता है उससे रिलेट करके ये पूछा था, ठीक है। तो ये आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। अब 4 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं, लेकिन मैंने इनको एक में इंक्लूड कर दिया, और यही तरीका होना भी चाहिए। अगर एक एक करके मैं डिस्कस करूँ क्लास लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। चारों आपने देख लिए, 12 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पेज पे कॉर्नर में बना ले, चारों पांचों लिख ले, याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चीजें आपको इसी तरीके से करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अब लिमिटेड सोर्सेज में हम लोग आपको जितनी चीजें दे सकते हैं उतनी उससे बेहतर से बेहतर चीजें दे रही हैं। बाकी चाहूँ तो मैं इसकी पीपीटी बना के आपको वर्चुअल पीपीटी पे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ, वहाँ भी थोड़ा चीज इंक्लूड कर सकता हूँ, फोटो डाल सकता हूँ, बाकी चीजें डाल सकता हूँ, लेकिन सामने इंटरेक्शन की बात अलग होती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप पढ़ते हैं, ये पारंपरिक तरीका है पढ़ाई का। टेक्नोलॉजी आ गई है तो अच्छी बात है, आ गई है, उसका यूज भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पारंपरिक चीजें हैं वो तो रहनी चाहिए ना। वो तो चीज है, पढ़ाई इसी तरीके से। आपने यूपीएससी एस्पायरेंट्स के बड़े बड़े कोचिंग्स देखी होंगी, विकास सर का देखा होगा, विकास दिव्यकीर्ति सर का, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इंस्पायरेशन है मेरे को, फॉलो अप करता हूँ मैं। हाँ, ये चीज एक्सेप्ट करना भी बुरा नहीं है, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं करें, लेकिन उनको उस हद तक करें कि आप उनके भक्त ना बन जाए, उनको इंस्पायरेशन तक रखें। लेकिन आप अगर खुद से इंस्पायर नहीं है तो आप फिर किसी से इंस्पायर होने का आपको कोई मतलब नहीं है। खुद से अगर आप खुद को इंस्पायर नहीं कर सकते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। वो भी अपना हैंड रिटन बोर्ड ही यूज करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, डिजिटल बोर्ड का भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद बोलते हैं ये चीज कि चॉक डस्टर से पढ़ाना ही असली पढ़ाना है, बाकी तो सब दिखावे की चीजें हैं। ये बात सही है, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हेलेना टैंक रोधी उन्नत मिसाइल। हेलेना टैंक रोधी उन्नत मिसाइल। तो इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा इसका सक्सेसफुल ट्रायल पूरा कर लिया गया है, ठीक है। और पिछले 3-4-5 दिनों में डीआरडीओ ने कई सारे सफल परीक्षण किए हैं। उसमें आपका एसडीजी मिसाइल एक आ गया था, ठीक है। कल भी मैंने आपको एक मिसाइल के बारे में बताया था, वो भी आपका एंटी टैंक मिसाइल था। ये भी आपका हेलेना, इसका नाम है, एंटी टैंक मिसाइल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, स्टार बना ले, जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। हेलेना टैंक रोधी उन्नत मिसाइल, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुल किसके साथ मिलकर, प्लस आईएफ इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर, इनकी टीम के साथ मिलकर इसका परीक्षण किया गया, ठीक है, हेलेना। अब इसमें है क्या कि जो हमारा हेलीकॉप्टर होते हैं उसके लिए हमारे पास मिसाइल्स थी नहीं पहले, लेकिन डीआरडीओ ने डेवलपमेंट किया। हमारे पास अब टैंक रोधी मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल होता है गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसको बोला जाएगा। टैंक रोधी ये बोल सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसको बोल सकते हैं,
मतलब गाइडेड का मतलब ये होता है जो टारगेट इसमें सेलेक्ट करके इसको फायर किया जाएगा तो ये अपने टारगेट पे जाएगी ही जाएगी, चाहे वो टारगेट आपका यहाँ हो, यहाँ से भले इसको चलाएगा, टारगेट कहीं भी घूम के जाए, कैसे भी जाए, ये अपने टारगेट पे जाके ही रहेगी। इसको बोल देते हैं गाइडेड मिसाइल। ये गाइड की गई है, इसमें रूट पहले से सेट कर दिया गया है कि इस रूट से जाते जाते यहाँ पे फायर करना है, ठीक है, इसको बोल देते हैं गाइडेड मिसाइल, ठीक है। ये आपका हो गया। आई द्वारा DRDO आपका हो जाता है डेवलपमेंट एंड रिसर्च, और आपका जो संगठन है डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। DRDO आपका हो जाता है 1968 में इसका आपका स्थापना हुआ है, नहीं 1958 में हुआ था। सतीश रेड्डी इसके आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है इस टाइम, ठीक है। कल भी मैंने इस वीडियो में बताया था। तो रोज रोज बताना ठीक भी नहीं है, ठीक बताना ठीक हो ना हो, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए सब चीजें। जीके की चीजें रिपीट। देखो मेन हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले ना एंटी टैंक मिसाइल, बेटा यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बाकी जीके आपको आनी चाहिए, वो बात ठीक है। जीके आपके पेपर में भी तो आनी चाहिए। जीके का पोर्शन बिल्कुल न्यून, मतलब 0 कर दिया है। 0 का मतलब अगर जीके बोला गया है आपका 10 नंबर का है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन जीके रिलेट कर दिया है करंट अफेयर से। करंट अफेयर आपको अगर आ रहा है तो आप जीके सॉल्व कर लेंगे, जरूर कर लेंगे 100%। अगला है आपका राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। क्या है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022, ठीक है। तो ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है राज्य सूचना, जो SECI के द्वारा, मतलब SECI के मतलब क्या हो जाता है, SECI के द्वारा इसको जारी किया गया। इसका क्या फुल फॉर्म? स्टेट एनर्जी ऑफ क्लाइमेट इंटरचेंज। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटरचेंज, उसको इंडेक्स बोल दिया गया। सॉरी इंटरचेंज है, इंडेक्स की तो बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको इंडेक्स ही बोला जाएगा, इसको भी इंडेक्स यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022, इसको बोल दिया गया, ठीक है। यही चीज है, सेम लिख रखी है, इसको सेसी भी बोला जाता है, ठीक है। तो 6 मापदंडों पे इसमें रिपोर्ट जारी की जाती है। 6 एक्सेप्ट रेशियो है, 6 एस्पेक्ट रेशियो। 6 मापदंडों पर रिपोर्ट जारी की जाती है। पहले स्थान पे कौन राज्य रहा है? तो पहले स्थान पे आपका रहा है गुजरात। गुजरात रहा है आपका फर्स्ट प्लेस पे। केरला रहा है आपका सेकंड प्लेस पे। थर्ड नंबर पे आपका रहा है पंजाब। ठीक है, पहले नंबर पे गुजरात, सेकंड पे केरला, तीसरे नंबर पे पंजाब। ये तीनों आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े राज्यों की सूची में ये आ जाते हैं। छोटे राज्यों में पहले स्थान पे गोवा रहा है, ठीक है। तो गोवा तो वैसे भी रहता है, आपको याद करें ना करें, लेकिन गोवा अगर आपने माइंड पे रखें, कोई भी डेवलपमेंट की स्कीम है अगर वो इंडिया से रिलेट करके पूछी जा रही है, जैसे आपका वाटर टैप वाला हो गया, वाटर टैप में यूपी आपका आगे है, करंट अफेयर हम पहले सॉल्व कर चुके हैं ये वाला, कि उत्तर प्रदेश में जो वाटर टैप के मामले में जल जो का पीने योग्य पानी है घर घर पहुंचाने के मामले में कौन सबसे आगे? जल शक्ति मिशन के दौरान, ठीक है, जो आपका केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसमें आपका यूपी पहले नंबर पे आ जाता है। लेकिन राज्य ऊर्जा और जलवायु, यहाँ पे क्लाइमेट और एनर्जी की बात हो रही है। जब क्लाइमेट और एनर्जी की बात होगी तो गुजरात आपका पहले नंबर पे, केरल सेकंड नंबर पे, पंजाब आपका थर्ड के नंबर पे। लेकिन अगर यहाँ पे छोटे या बड़े राज्यों की बात हो रही है, बिग स्टेट की बात हो रही है, छोटे राज्यों में बात हो जाती है, तो उसमें आपका आ जाता है गोवा। अगर स्टेट एंड यूनियन की बात हो जाती है, सॉरी स्टेट एंड यूनियन की बात हो जाती है, जैसा कि आपका बोल दिया गया है, स्टेट नहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो जाती है, सॉरी स्टेट एंड यूनियन की तो हम बात करें, यहाँ यूनियन यूटीज की बात हो जाती है, यूनियन एंड टेरिटरीज। स्टेट में तो यू आ गया आपका, स्टेट में बड़े स्टेट में ये आ गया, जो बड़े राज्य हैं उनमें ये हैं तीनों। छोटे राज्य में गोवा आपका पहले नंबर है। अगर यूनियन पूछ लिया जाता है, यूटी पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? उसमें आपका लद्दाख है शायद पहले नंबर पे। अगर वो याद नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, गुजरात याद रखें, वहां पे गोवा याद रखें। गोवा हर मामले में आगे है आपका, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होता है, पानी के मामले में भी है वो लोग आगे, एनर्जी के मामले में भी है। छोटा स्टेट है ना, छोटा स्टेट है। अब बड़ा स्टेट में आ जाता है यूपी, थोड़ा स्टेट फॉरन बड़ा है, बहुत बड़ा स्टेट, मतलब 1/4 मतलब 1/3 तो हम लोग सीटें एक्वायर करते हैं पूरे यूपी इलेक्शन में, अरे सॉरी स्टेट इलेक्शन, सॉरी
यूपी इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन नहीं, कंट्री इलेक्शन जब होते हैं तो वह बने ना थर्ड, हम तो सीट एक्वायर करते हैं ना पूरे 80 आपका लोकसभा सीटें आ जाती हैं, 400 के प्लस तो हम लोग वहाँ पे हमारा जो विधानसभा की सीटें वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया पूरा, हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखें। क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, चांसेस नहीं 100% आएगा जरूर। अगला है आपका नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन कौन है? क्या है अगला आपका? अगला है नीलमणि फूकन। तो ये असमिया भाषा की, मतलब असम की जो बोली होती है, भाषा होती है, उसको क्या बोला जाता है? असमिया भाषा, ठीक है। क्या असमिया भाषा के असमिया भाषा के ये कवि है, ठीक है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। असम की जो सरकार है, कौन से 56वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? कौन से नंबर का? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका हो जाता है जो आपका साहित्य के लिए दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर के लिए। तो असमिया भाषा के कवि रहे हैं नीलमणि फूकन, 56वां इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा स्टार पे लग रहा है मुझे, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आपसे अगर पूछे जाएंगे, मतलब विनर रहे, मतलब जिनको दिया गया, विजेता मैंने लिख दिया, अपने जो जिस तरीके से आप लिखना चाहें। असमिया भाषा के कवि रहे नीलमणि फूकन जी, ठीक है। और भी इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं पहले। इसका क्या है, 1990 में, 2002 में, 1990 में, 2002 में, 2008 में, 2012 में भी दिया गया है इनको। 1990 में इनको दिया गया है पद्मश्री, पद्मश्री दिया गया। 2002 में इनको एक और अवार्ड दिया गया, साहित्य अकादमी की फेलोशिप दी गई। साहित्य अकादमी की फेलोशिप दी गई इनको। फेलोशिप में ये हो जाता है कि आपको पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपको वहाँ पे काम करने को मिलेगा। जो साहित्य अकादमी का हमारा ऑफिस होता है, वहाँ पे आप काम करेंगे 2 साल, और वहाँ पे जो भी कृतियाँ आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं पब्लिश होने के लिए, जो भी इकट्ठा किया जाता है मटेरियल, साहित्य जो भी इकट्ठा किया जाता है, उसमें रिसर्च करनी होती है, उसमें देखना होता है कि पुरानी चीज़ों नई चीज़ें क्या, इस तरीके से रिसर्च टाइप का वर्क होता है, उसको फेलोशिप बोल दिया जाता है। और अनुभवी व्यक्ति जो अच्छे कवि होते हैं उनको ये चीज़ फेलोशिप दी जाती है, ठीक है। तो 2002 में इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया। फिर आता 2008 नहीं, 1998, यहाँ पे मैंने 2008 लिखा, 2008 में भी इनको एक अवार्ड मिला है। 1998 में इनको कौन सा अवार्ड मिल जाता है? 1998 में इनको मिलता है एमेरिटस फेलोशिप मिलती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार प्रोवाइड करवाती है। एमेरिटस फेलोशिप, एमेरिटस फेलोशिप है, शायद मैं उत्तर प्रदेश सरकार बोल गया, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, आपका केंद्र सरकार प्रोवाइड करवाती है। 1998 में एमेरिटस फेलोशिप है, ये भी इनको अवार्ड मिलता है। 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिलती है, 1990 में पद्मश्री मिलता है, अब 2022 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मतलब एग्जाम से मिस हो ही नहीं सकता, 100% एग्जाम में आने वाला है। कितने भी स्टार लगा लें, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नीलमणि फूकन जी असमिया भाषा के, यही पूछ लिया जाएगा कि नीलमणि फूकन जी किस भाषा की कवि है। जीके क्वेश्चन हो गया ना, जीके क्वेश्चन हो गया, ये आपको पता भी नहीं लगा, जीके क्वेश्चन बन गया ये। अब आप कहेंगे कि सर ने तो पढ़ाया नहीं है, जीके अलग से बताई नहीं है, 4 प्रकार की चीजें मुझे बताई नहीं है अलग से, करंट अफेयर सॉल्व कराते हुए मुझे 4 प्रकार की चीजें बताई नहीं है, सर को कुछ आता नहीं है। वही जो बता पाता है उसी को आता है।
वही है ना कि आप ऑथेंटिक कंटेंट पे बात करना ही नहीं चाहते ना। जो ज्यादा बहसबाजी कर ले क्वेश्चन के मामले में, जो ज्यादा नॉलेज अपनी फेंक के आपको दिखा दे, वो ज्यादा आपके लिए वैल्यूबल है। कंटेंट की बात हो ही कहाँ रही है। सीमा दर्शन परियोजना, सीमा दर्शन परियोजना। अब आपको अगर दूसरे टीचरों की नॉलेज चेक करनी है तो वीडियोस पे जा जाके नॉलेज चेक करते रहिए आप, ठीक है। आप वीडियो वहाँ पे देखते रहेंगे, क्या है, ऐसे 1-2 साल गुजर गए हैं, 3 साल, 2-3 साल और गुजर जाएंगे, सिलेक्शन तो फिर कैसे ही हो सकता है। सीमा दर्शन योजना ये आपकी है भारत पाक के जो बॉर्डर है, गुजरात के एरिया में पड़ता है, वहां पे इसको परियोजना को लागू किया गया है। उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। अमित शाह के द्वारा इस चीज का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? गुजरात, भारत पाक सीमा। ठीक है, भारत पाक सीमा पे गुजरात, उद्घाटन वहां पे किया गया है इनका। बनासकंठा एक जिला है गुजरात का, ये आपका जिला है बनासकंठा। सीमा दर्शन परियोजना, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। मैं वही क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं जिसके एप्रोप्रिएट 100% चांस है। कोई फालतू क्वेश्चन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप रट्टा मारते रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि आपका एग्जाम लगभग 6 महीने का अंतराल पे हो रहा है। आपसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15-20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब 6 महीने में 6 × 18 180 दिन हो गए। 180 दिन में 10 क्वेश्चन आप अगर रेडी पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, 20 क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हैं, तो 180 दिन 18 दूनी 36, 360 प्लस 3600 के प्लस आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। 3600 के प्लस क्वेश्चन आप याद करेंगे, कैसे करेंगे? उसको रिवाइज कर सकते, पढ़ सकते, उसको दिमाग में रख सकते, लेकिन उसका रट्टा नहीं मार सकते एकदम साथ। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हो, आपका एग्जाम हो या किसी और का एग्जाम हो। वो एग्जाम चाहे आज के 3 महीने बाद हो जाए या आज के पिछले 3 महीने पहले हुआ हो, कुछ क्वेश्चन उस टाइम भी रहे होंगे जो आने ही आने हैं। आज के 3 महीने बाद जो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उन क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करके चलना होता है। बाकी जब एग्जाम के 1 महीने बचता है तब आपको करंट अफेयर रिवाइज करना होता है, जो पिछले 6 महीने का होता है। तब आप रिवीजन मारिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का, क्योंकि जो पहले से आपने नोट्स बना रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपके इतने हल्के होने चाहिए, इतने छोटे होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ही डेली के इंपॉर्टेंट वाले लिखे होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम 6 महीने का एक साथ रिवीजन कर चुके। उन 250, 300, 500 क्वेश्चन का जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है 500, उन 500 से तो एग्जाम में आने ही आना है, वो बाहर कहीं जा ही नहीं रहे। बाकी एक्स्ट्रा जो आप पढ़ सकते, जो कर सकते वो अलग से करिए। इस तरीके का स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए करंट अफेयर के मामले में। यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन जिन बच्चों ने किया होगा उनको ये चीज मालूम होगी, वो कैसे करंट अफेयर आपको हैंडल करते हैं। वो लोग ऐसे ही हैंडल करते हैं ना। कुछ न्यूज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको पता है कि एग्जाम में आना ही आना है। बाकी यूपीएससी तो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो जाता है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मतलब मंत्री स्तरीय की डायलॉग वार्ता, डायलॉग को वार्ता बोला जाता है, वार्ता। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा 2+2 हाल में वार्ता किन किन 2 देशों के बीच में हुई है, तो आप लिखेंगे इंडिया एंड यूएस। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन कौन गया है? राजनाथ सिंह प्लस आपका गए हैं एस जयशंकर प्रसाद। राजनाथ सिंह, एस जयशंकर प्रसाद गए हैं। 2+2 का जो डायलॉग हुआ है इसमें यह कहा है, ये भारत के और अमेरिका के बीच में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। 2+2 का मतलब ये हो जाता है 2 व्यक्ति रहेंगे भारत की तरफ से, उसमें आपका एक हो जाएंगे फॉरेन मिनिस्टर, मतलब जो फॉरेन उसके होते हैं सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, सॉरी मिनिस्टर तो नहीं बोल सकते हम, फॉरेन सेक्रेटरी आपके हो जाते हैं। और एक आपका कोई मिनिस्टर होता है उसमें, जैसे राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर है भारत की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो एस जयशंकर प्रसाद ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हो जाते हैं। और 2 आपके रहे होंगे यूएस की तरफ से। इन 4 लोगों ने बैठ के आपकी वार्तालाप मीटिंग की होगी। इस मीटिंग के स्टार्ट होने के पहले एक चीज और होती है, वो क्या है? दोनों देशों के जो मतलब जैसे यूएस में आपके प्रेसिडेंट हो जाते हैं और यूपी में यूपी में नहीं, यूपी में आपके सीएम होते हैं। बाकी हमारे देश में जो हमारे देश के पीएम है
तो पीएम एंड यूएस के जो प्रेसिडेंट है, जो पीएम है और यूएस के प्रेसिडेंट हैं, दोनों लोगों की एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, ये जब वार्तालाप स्टार्ट हुई है इसके पहले भी एक मीटिंग आपकी हुई है दोनों देशों के जो मुख्य नेता रहे हैं उनके बीच में। यूएस प्रेसिडेंट मतलब जो बाइडेन, बता दें ये भी, नहीं तो कहेंगे ये भी पता नहीं होगा तभी बता रहे हैं। अब इंडिया के पीएम तो पता ही होंगे ना, वो भी नहीं पता होंगे, इतना तो आप लोग होशियार हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन। हमारा पूरे तरीके से हमने डिस्कस किया, इसको समझ में आ गया होगा आपका। मतलब 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग अगर आपसे पूछा जाए 2+2 वार्ता हाल ही में किन दो देशों के बीच में हुई है तो उसमें आप बताएंगे, और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, तो राजनाथ सिंह, एस जयशंकर प्रसाद, ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए जरूर। ठीक, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल याद कर ले, रट्टा मार ले, एग्जाम में आने वाला है, छपा छपाया मिलेगा, अभी से लिख लें, वहीं पे लिख लें कहीं पे। मैंने बोला था आज की डेट डालने, कौन सी वीडियो में बोला था, कितने टाइमों पे बोला था, ये भी लिख लें अगर नोट्स बना रहे हैं तो, और एग्जाम में नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। क्या है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में 2021 में पहले नंबर पे हैदराबाद को अनाउंस किया गया था। हैदराबाद थी भारत की तरफ से पहली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हैदराबाद। फिर अभी 2022 में हाल में आपका जारी की गई है मुंबई, मतलब मुंबई को घोषित किया गया है। तो भारत की तरफ से वो 2 कौन से शहर हैं जिनको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के अंतर्गत घोषित किया गया? तो हैदराबाद, मुंबई, दोनों आपको पता होनी चाहिए। किसके द्वारा घोषित किया जाता है तो आपको बताना होगा यूनाइटेड नेशन प्लस, यूनाइटेड नेशन के साथ एक और आपको इसमें मिल जाता था FAO मतलब क्या हो जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड जो बोला जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही ये काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन आपका आ जाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। FAO जो आपका आ जाता है, इनकी स्थापना लगभग 1968 में मानी जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के बाद में इनकी स्थापना हुई। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इनका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में माना जाता है। पेरिस में है, देख लें, पेरिस में है शायद, मेरे हिसाब से पेरिस में। अगर हो सकता है इन मिस्टेक में गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में बोल बता, गलत बोल दिया सर ने। और ये कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है इनका, ये 3रे नंबर का एडिशन है, 3rd, मतलब 3री बार घोषित किया। इसके बाद पहले नंबर पे कौन रहे हैं? पहले नंबर पे जानकारी इसमें इंक्लूड नहीं की कि मुझे करना चाहिए था, पहले नंबर पे कौन है, लेकिन पहले नंबर पे शायद मुझे भी नहीं अभी एग्जैक्ट टाइम पे नॉलेज है, ये इंक्लूड मुझे करना चाहिए था, बाय मिस्टेक मैंने इंक्लूड नहीं किया। और ये कोई करंट अफेयर का तो मतलब जीके का नॉलेज तो है नहीं कि मुझे पहले से पता हो, करंट अफेयर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में हमारे भारत की तरफ से कौन से 2 शहर शामिल हुए, इतना याद रखें, बस इतना ही काम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद, मुंबई। 2021 में हैदराबाद को इंक्लूड किया गया था, 2022 में मुंबई को इंक्लूड किया गया। 2 चीजें पता रखें, बस इतना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगला आते हैं एक्वाडोर। एक्वाडोर आपका क्या है? एक्वाडोर एक देश हो जाता है, काफी फेमस, काफी अच्छा देश है एक्वाडोर। एक्वाडोर, तो एक्वाडोर देश ने पहला देश ऐसा वर्ल्ड का बन गया है जिसने जानवरों के लिए, मतलब जो उनके अधिकार होते हैं उन पे बात की है, उन अधिकारों के बारे में एक लॉ बनाया है, एक कानून जारी किया है। क्या कानून? जंगली जानवरों को अधिकार देने वाला पहला देश। क्या? जंगली जानवरों को अधिकार देने वाला पहला देश। ठीक है, क्या करेंगे इसमें आप? जंगली जानवरों को अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? क्या आंसर होगा? एल सल्वाडोर, वहीं पे है। एक्वाडोर भी वहीं पे है। ठीक है, तो एक्वाडोर आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आप आंसर देंगे। और कौन सा जानवर है जिसकी वजह से इसको किया गया है? तो एस्ट्रेलिएट आपका एक जानवर है, बंदर है, बंदर का नाम है। एस्ट्रेलिएट आपका एक जानवर है, बंदर है, इसकी वजह से इस चीज को लागू किया। एक्वाडोर देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज को वहां पे लागू किया। ठीक है, अगला आता है G20 समिट। G20 समिट के बारे में है,
यहाँ पे समन्वयक घोषित किए गए। ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं G20 के, जो देख रेख करते हैं, मतलब जो G20 का समिट होने वाला होता है, जो सम्मेलन होने वाला होता है, उसको समन्वय करते हैं, उसको साथ लाने की बात पे मतलब देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, क्योंकि कोई भी आपका बड़ी समिट होती है उसको देखने के लिए पहले से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो G20 के समन्वयक के रूप में भारत की तरफ से कौन समन्वयक, हाँ, समन्वयक के लिए भारत की तरफ से कौन गया है? इसमें ऐसा होता है ना कि G20 जब आपका ऑर्गेनाइज होने वाला होता है G20 समिट, तो हर देश से एक एक अधिकारी बुलाया जाता है कि आप आए और देखें आके, हमारे बताएं आके कि हम व्यवस्था आपके अनुसार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ से जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं जो है चीजें, अब ये भी तो होता है ना जो सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी की पॉलिसीज होती हैं, उनमें ये भी होता है कि कोई भी समिट है, कोई भी चीज है, तो प्रधानमंत्री के जाने से पहले भारत से कोई अधिकारी पहले जाएगा, वहां की सारी व्यवस्थाएं देख लेगा, सारे सिक्योरिटी चीजें देखेगा, उसके बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके अनुसार जो G20 के समन्वयक के रूप में भारत की ओर से जाने वाले अधिकारी होंगे वो कौन होंगे? आपके हर्ष श्रृंगला है, जो पहले आपके फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में भारत की तरफ से काम कर चुके हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? हर्ष श्रृंगला, ठीक है। हर्ष श्रृंगला है जो भारत की तरफ से जाएंगे G20 समन्वयक के रूप में, वहां पे काम करेंगे, देखेंगे व्यवस्थाएं सारी, सब कुछ समझेंगे, फिर आपका G20 समिट जब होगा ऑर्गेनाइज, प्रधानमंत्री जाएंगे उस बैठक में भाग लेंगे, ठीक है। कौन से नंबर की बैठक होने वाली है? 70वें नंबर की। थीम क्या रहेगी इस बार की? थीम क्या है? थीम इस बार की है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 समन्वयक भारत हर्ष श्रृंगला, 70वें नंबर की बैठक है। थीम क्या है समझ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बेहतरीन करंट अफेयर हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक और नई क्लास में। शाम को आपको सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज क्या है वो देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। अब वीडियो देखना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल देखें, समझें। मेरे स्तर से जो चीज़ें हो सकती हैं मैं आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना अनुभव जितना आपको दे सकता हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगा। आपकी एग्जाम्स में, आपकी परीक्षाओं में आपके काम आ सकता है। 2 बच्चों के, 4 बच्चों के, 10 बच्चों को मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पैसन नाम की भी एक कोई चीज़ होती है, उसको मैं उसको फॉलो करने के नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। बाकी सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाहता है, और किन व्यक्ति की क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या चीजें होती हैं जो लोग करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं, किस कारणों की वजह से, क्योंकि बीच में रुक जाते हैं। शुरू तो सब कर लेते हैं लेकिन जारी हर कोई नहीं रख पाता है। शुरू करने का नाम जिंदगी नहीं है, उसको जीने का नाम जिंदगी हो जाता है कि जिंदगी को हमने जिया कैसे। तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में शाम को, ठीक है। CDP की क्लास थोड़ा डाउट में है, डाउट में रहेगा। डाउट में इसमें CDP क्लास आपकी डाउट में इसलिए चली जाती है, वो क्लास होती है 9 बजे। दिक्कत ये हो जाती है अगर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हल्का सा भी मेरा हो जाता है तो उसमें फिर क्लास आपकी नहीं हो पाती रिकॉर्डेड, ठीक है। अब होता क्या है, अब मेरा डे वाइज ही क्लास रिकॉर्ड हो रही है, पहले से प्री रिकॉर्डेड तो होती नहीं है। उस दिन ही क्लास सेम टाइम में रिकॉर्ड होती है, उसी दिन आपको क्लास दी जाती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर मैं 2-3 दिन का गैप ले लेता हूँ बीच में, तो एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दी है, जिससे कि अगर मैं कोई क्लास नहीं ले पाता तो वो क्लास आपको मिल जाए। ऐसा मैनेज कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी क्लासेस आपको रेगुलर मिल जाएंगी। कल से पूरा टाइम टेबल शेड्यूल पक्का है, सब चीजें हैं, क्लियर है, ठीक है। हाँ, मैथ्स की जो क्लासेस है कुंदन सर की, वो थोड़ा डिले हो गई हैं, लगभग मंडे से वो क्लास अब स्टार्ट हो पाएंगे। 2-3 दिन आपकी बीच में क्लासेस नहीं होगी, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में और बेहतर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और टीच मंत्रा फैमिली के साथ जुड़े रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। गुड बाय।